हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान और आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। प्राचीन सभ्यता स्थल को हम उपकरणों के आधार पर हम 4 युग में बांट सकते हैं। सभ्यता को समझने के लिए हम इनको 4 युगों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? देखो, पहली आती है प्रस्तर युग। पहले आती है प्रस्तर युग। कौन सा युग आता है? प्रस्तर युग। प्रस्तर युग यानी कि पत्थरों का युग। प्रस्तर युग जिस युग में पत्थरों के उपकरण बने हुए थे उस युग को क्या बोलते हैं? प्रस्तर युग। उसके बाद में आदि मानव ने तांबे की खोज कर ली थी और आया था ताम्र युग। क्या आया था? ताम्र युग। और फिर तांबे के अंदर कांसा मिला करके तांबे के अंदर टीन मिला करके कांसा बनाया जाता था। और कौन सा युग आया था? कांस्य युग। उसके बाद आता है फिर लोहे की खोज हो गई थी 600 ईसा पूर्व के आसपास और लोहा युग आ गया था। कौन सा युग आया था? लोहा युग। तो प्रस्तर युग यानी कि पत्थरों के उपकरणों का वो युग था जिसमें आदि मानव है जो पत्थरों से बने हुए औजारों को इस्तेमाल में करता था। और ताम्र युग के अंदर तांबे के उपकरण थे और कांस्य युग में किसके थे? कांसे के उपकरण थे। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं अपन, प्रस्तर युग में कौन सी सभ्यता थी राजस्थान के अंदर? बागोर की। कौन सी थी? बागोर की सभ्यता थी। ये यहाँ पर आदिम संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। बागोर का आता है भीलवाड़ा के अंदर। ताम्र युगीन तांबे के उपकरण मिले थे। कहाँ से मिले थे? राजस्थान में आहड़ से मिले थे और गणेश्वर सभ्यता से मिले थे। और काशी युग के कालीबंगा से भी मिला है, बेरार से भी मिला है। कालीबंगा और बेरार से। और लोहा युग के मिला था बालाथल से मिला। बालाथल बालाथल आता है उदयपुर के अंदर। कहाँ आता है? उदयपुर के अंदर। और बेरार से भी लोहा युगीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम जो अपनी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 है उसमें हमारी 6 सभ्यता के बारे में दिया हुआ है। कालीबंगा, आहड़, गिलोंड, बालाथल और गणेश्वर और बेरार। तो हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन कालीबंगा। कालीबंगा जो सभ्यता है ये गगन नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? चलो पहला पढ़ेंगे अपन कालीबंगा। कालीबंगा कालीबंगा इसका लोकेशन कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिला। और कौन सी नदी बताई थी मैंने? गग्गर नदी। कौन सी है? गग्गर नदी। जो पहले जो प्राचीन सरस्वती नदी थी उसी का ही वर्तमान नाम क्या है? गग्गर नदी। हम ऐसे कह सकते हैं प्राचीन सरस्वती प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे कौन सी थी? कालीबंगा सभ्यता थी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर है ना काले रंग की चूड़ियां मिली थी। काली चूड़ियां मिली थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा था? कालीबंगा। इस सभ्यता की इसकी खोज की इस सभ्यता की खोज किसने करी थी? अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष ने। खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष कब करी थी? 1952 के अंदर। और यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था बीबी लाल और बीके थापड़ ने। किसने किया था? बीबी लाल और उत्खनन कार्य लिखो। उत्खनन किया था बीबी लाल व बीके थापड़।
यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था। उत्खनन में यहाँ पर क्या क्या मिला? उत्खनन कार्य में यहाँ पर क्या मिला? एक तो हमने देखा कि काले रंग की चूड़ियां मिली, इसलिए इसका नामकरण क्या किया? कालीबंगा। और यहाँ पर खेत जूता हुआ मिला। क्या मिला है? खेत जूता। हाँ, जूता हुआ खेत, जूता हुआ खेत, यानी कि यहाँ से हल चलाने के साक्ष्य मिले हैं, जूता हुआ खेत। और क्या मिला यहाँ से? यहाँ से अग्नि वेदिकाएं मिली थी, वेदिकाएं यानी कि यहाँ पर हवन कुंड मिला है। क्या मिला है? हवन कुंड, यानी कि वो लोग क्या करते थे? यज्ञ वगैरह करते थे। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ से और हमारे को एक हाथी दांत का कंगा मिलता है। किसका मिलता है? हाथी दांत का कंगा। हाथी दांत का क्या मिलता है? यहाँ पर कंगा मिलता है। इसके साथ और एक गाय के मुख वाला प्याला भी मिलता है, मतलब पानी पीने के लिए या दूध पीने के लिए गाय का मुख वाला प्याला भी मिला। कहां से? कालीबंगा हनुमानगढ़ से। और इनके साथ में यहाँ से और चलो इसके बाद में अपन अगला पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। इसके बारे में आहड़ सभ्यता, जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। ऐसे जो आहड़ सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता ये ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो गांवों में लोग मकान कैसे बनाते? कच्चे। तो यहाँ पर जो विशेषता मिलेगी वो कैसी? गांवों के हिसाब से विशेषता मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आहड़ सभ्यता, इसका स्थल कहाँ पर है? तो आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है आहड़ सभ्यता? कहाँ है? उदयपुर के अंदर। कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ नदी के किनारे। नदी का नाम क्या है? आयड़। और यही आयड़ नदी आगे चल करके इसी का नाम बनास नदी रखा जाता है। तो इसीलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। बात करें कि आहड़ सभ्यता की खोज, इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी, उसकी तो आ गई थी अमलानंद घोष, और इसकी करी थी एके व्यास। अक्षय आप एके शॉर्ट में याद कर सकते, एके व्यास। पूरा नाम लिखेंगे इनका अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास, तो याद रहेगा। वो भी है, वो तो है एन अमलानंद घोष, और इनके जो खोज करता है वो अक्षय कीर्ति व्यास। नदी कौन सी है? आयड़ नदी की हमने बात कर ली थी। अब यहाँ से क्या क्या मिला था? यहाँ से जो उत्खनन करता थे, यहाँ पर जो उत्खनन उत्खनन करने वाले कौन कौन थे? इनका नाम था आरसी अग्रवाल। आरसी रमेश चंद्र, आरसी का मतलब क्या है? रमेश चंद्र अग्रवाल। और एक इनके साथी थे जिन्होंने बाद में खोज करी थी, मतलब अलग अलग समय में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। तो पहले तो किया था आरसी अग्रवाल ने, बाद में किया था एच डी सांखलिया ने, सांखलिया। तो यहाँ पर उत्खनन करने वाले दो लोग थे, एक का नाम था आरसी अग्रवाल, रमेश चंद्र अग्रवाल, दूसरा था एच डी सांखलिया, जबकि इसके खोज करता थे अक्षय कीर्ति व्यास। अब यहाँ से उत्खनन में कौन कौन सी सामग्री मिली? मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ से कैसे मिलेंगे? यहाँ पर मिले थे 6 चूल्हे मिले। क्या मिले हैं? 6 चूल्हे मिले। मकान की छत बांस और केलू की मिली। छत कैसी मिली यहाँ से? बांस की, बांस जानता ना, बांस और केलू, केलू की यहाँ पर क्या छत मिली थी। इनके अलावा और यहाँ से क्या मिला था? उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट यहाँ से चावल मिला था। चावल के यहाँ पर अवशेष मिलते हैं, उत्कृष्ट चावल, चावल के अवशेष भी यहाँ से मिला है। और ये जो आहड़ सभ्यता है, इसको
ताम्र ताम्रवती नगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ताम्रवती नगरी। इसके उपनाम ले लो। इसका उपनाम क्या है? ताम्रवती नगरी। अब इसको ताम्रवती नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से तांबे को गलाने की भट्टियां मिली है, यहाँ से तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं, इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी कहते हैं। और इसी को ही आघाटपुर भी कहते हैं। आघाटपुर क्या कहते हैं? आघाटपुर। और इसी को ही धूलकोट भी बोलते हैं। धूलकोट, क्योंकि यहाँ पर रेत के दो टीले मिले थे, ऐसे दो टीले मिले थे, दो टीले मिले थे, और इसके नीचे क्या, ये सभ्यता दबी हुई थी। तो लोग ऐसे मानते थे कि किसी जमाने में धूलकोट ऊपर से धूल पत्थर वत्थर गिरा था, इसीलिए ये लोग दब करके अंदर मर गए थे। ऐसे एक आम जनश्रुति है, उसके आधार पर इसका नाम क्या रखा है? धूलकोट। तो याद रहेगा कि इसका नाम ताम्रवती नगरी क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर क्या, तांबे गलाने की भट्टियां मिली हैं। तांबे गलाने की भट्टियां, यहाँ से तांबे गलाने की भट्टियां मिली हैं। तो एक बार वापस देखो, आर्य सभ्यता स्थल कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और नदी कौन सी है यहाँ पर? आयड़ नदी। आयड़ नदी का ही नाम आगे चल करके ये नदी बनास नदी कहलाती है, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसकी खोज एक के व्यास ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने करी थी। और उत्खननकर्ता कौन थे? आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. साकलिया। इन दोनों ने अलग अलग समय में उत्खनन कार्य किया था। और यहाँ से उत्खनन में क्या क्या मिला था हमारे को? 6 चूल्हे मिले थे, और बांस, छत कैसी मिली थी? बांस की मिली थी, और केलू मिले थे, और उत्कृष्ट यहाँ से चावल मिले थे, जिससे कि हमारे को पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे? खेती करते थे। ओ इन्हें डिगुमा नहीं बोला, हाँ डिगुमा दे ये, हाँ डिगुमा चला, हाँ। और इसका उपनाम क्या है? ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और धौलकोट। और यहाँ से तांबे गलाने की भट्टियां मिली हैं। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे गिलुंड। गिलुंड सभ्यता। तीसरी पढ़ेंगे अपन गिलुंड सभ्यता। कौन सी है? गिलुंड। गिलुंड, गिलुंड के साथ में ही भगवानपुरा। भगवानपुरा यह सभ्यता स्थल कहाँ पर है? ये राजसमंद जिले के अंदर है। कहाँ पर है? राजसमंद। अपने जो पहला जिला था ना, उसका नाम क्या था? राजसमंद। अब तो अपना जिला ब्यावर हो गया था। तो ये गिलुंड और भगवानपुरा जो सभ्यता है, ये कौन से जिले में है थी? राजसमंद जिले के अंदर थी। और चौथी है, और इसको भी बनास संस्कृति ही मानते, यही बनास संस्कृति का विस्तार ही है। तो गिलुंड सभ्यता क्या है? बनास संस्कृति का विस्तार है ना, बनास संस्कृति से संबंधित है, या बनास संस्कृति का विस्तार कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और चौथा पढ़ेंगे अपन लोग बालाथल। चौथी जो सभ्यता है वो कौन सी है? बालाथल। अब बालाथल कहाँ आता है? बालाथल उदयपुर के अंदर आता है। कहाँ पर आता है? उदयपुर जिले में आता है। बालाथल उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो बालाथल क्या है? बालाथल एक लोहा युगीन सभ्यता है। बालाथल एक लोहा युगीन सभ्यता है। यहाँ से लोहा गलाने के अवशेष मिले हैं। इसके लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं, यानी कि यहाँ से लोहे के उपकरण बनाए जाते थे। और बात करें कि यहाँ की खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता तो यहाँ के कोई नहीं है, यहाँ के उत्खनन करता है। यहाँ के उत्खनन करता है कौन है? उत्खनन करता है। यहाँ के उत्खनन करता थे वीरेंद्र नाथ मिश्र।
VN मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो आपको ध्यान में रखना है कि बालाथल और बागोद है कौन सा वी, नहीं नहीं वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र सही है। चलो नहीं नहीं ऐसे ही आता है वीरेंद्र, ऐसे वीरेंद्र नाथ, नहीं नहीं कैसे भी लिखो बात एक ही है, वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, तो यहां से हमारे को क्या मिली थी, लोहा गलाने की भट्टियां मिली थी। और आगे पांचवा आती है गणेश्वर सभ्यता। पांचवी कौन सी है, गणेश्वर, गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता। अभी जो सीकर से एक अलग जिला हुआ है उसका नाम क्या है, नहीं सीकर से अलग कौन सा है, केकड़ी तो अपने जावर से, ये अजमेर से अलग हुआ था। सीकर से अलग जो जिला हुआ था उसका नाम है नीम का थाना। क्या है, नीम का थाना। हाँ, तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो अभी वर्तमान में कौन से जिले में आई है, नीम का थाना जिले के अंदर आता है। गणेश्वर सभ्यता ये कातली नदी के किनारे स्थित है। किस कौन सी नदी है, कातली, हाँ कातली एक नदी है वैसा, कातली नदी के किनारे पर स्थित है। बात करें इसकी खोज की, तो खोज करता तो कोई है नहीं, और उत्खनन करता है कौन है, उत्खनन करता, तो उत्खनन करता है इनके आरसी अग्रवाल, वही रमेश चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल। इन्होंने यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था, और इनके एक साथी थे जिनका नाम था विजय कुमार। क्या नाम था, विजय कुमार। ठीक है, तो आरसी अग्रवाल आहड़ में भी आया था, ध्यान रखना है, आरसी अग्रवाल आहड़ में भी आया था और गणेश्वर सभ्यता के अंदर भी आता है। और जबकि आरसी अग्रवाल के साथ में यहाँ पर विजय कुमार है, तो आहड़ के अंदर एचडी साथ लिया है। यहां से क्या क्या मिला, गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्र संस्कृति की जननी माना जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी वासी हैं जो यहीं से तांबे का वो आयात क्या करते थे यहाँ से। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्र नगरी, ताम्र नगरी तो हमने गिलोड सॉरी आर्य सभ्यता को कहा, ताम्रवती नगरी, नगरी कौन सी है, तो आएगा आहड़। लेकिन ताम्र सभ्यता की जननी कौन है, कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता, जो कि नीम का थाना, सीकर जिले में, पहले सीकर जिला था अब ये अलग से जिला बन गया, तो नीम का थाना में जिले में आती है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ताम्र संचयी, ताम्र संचयी संस्कृति। आपसे पूछा जा सकता है कि ताम्र संचयी संस्कृति किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है, तो आप बताओगे गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और यहाँ के लोग बाढ़ से बचने के लिए, अभी आज बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या ऐसे जब बारिश ज्यादा होती है तो क्या होती है, बाढ़ आने का खतरा बढ़ता है। तो यहाँ के लोगों ने, ये दूरदर्शी वाले थे, तो ये यहाँ के लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का बांध बनाया। क्या बनाया था, पत्थर का बांध, है ना। तो बांध के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं, बांध के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, गणेश्वर सभ्यता। जब इन्होंने बांध बनाया तो बांध में पानी रहेगा, पानी में क्या रहती है, मछलियां, तो मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है, वो भी हमारे को गणेश्वर सभ्यता से मिला है। मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला हमारे को, गणेश्वर सभ्यता से मिला है। तो एक बार वापस, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर आती है, नीम का थाना जिले में आती है, कातली नदी के किनारे आते हैं, खोजकर्ता इसके कोई है नहीं है, उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल है, विजय कुमार है, और ताम्र सभ्यता की इसको जननी कहा जाता है, और ये इसको ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। और यहाँ से पत्थर का बांध मिला है, और मछली पकड़ने के लिए
काटा मिला है। इसके बाद में सबसे लास्ट में अपन पढ़ेंगे विराट सभ्यता के बारे में। जैसे विराट का हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, अपना जो चैप्टर नंबर दूसरा है उसमें भी पढ़ा था, है ना। तो विराट क्या था? विराट एक हाँ मत्स्य जनपद की, मत्स्य संघ नहीं रही, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। हाँ हाँ। तो अपना आखिरी बचा है विराट। क्या है? विराट। हाँ हमने पहले भी पढ़ चुके थे कि ये विराट आती कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। कहाँ आती है? जयपुर के अंदर। इसका पुराना नाम क्या था? हाँ विराटनगर। क्या है? विराटनगर। विराटनगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। हाँ मत्स्य, ये लो महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है। तो इतना तो अपन दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि विराट है जो जयपुर के अंदर आता है और विराटनगर इसका प्राचीन नाम है और मत्स्य जनपद की ये क्या थी? महाजनपद की ये राजधानी हुआ करती थी। और अब हम पढ़ रहे हैं प्राचीन सभ्यता स्थल। तो ये विराट भी एक सभ्यता स्थल है। बात करें कि कौन सी नदी के किनारे है, तो नदी कौन सी आएगी? बाण गंगा नदी। कौन सी है? बाण गंगा नदी के किनारे ये सभ्यता स्थल स्थित। ठीक है। अब बात करते हैं इसके खोजकर्ता। कौन है? खोजकर्ता की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक पुरातत्ववेत्ता था कनिंगम। कौन था? कनिंगम। कनिंगम कौन था? कनिंगम। कनिंगम ने ये जानकारी दी सबसे पहले कि यहाँ पर एक सभ्यता स्थल के कुछ संकेत प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ के जो उत्खनन करता थे, यहाँ के उत्खनन करता अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने उत्खनन किया था। 1936 के आसपास दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। तो उसी दयाराम साहनी ने यहाँ पर बेराट के अंदर उत्खनन कार्य किया था। दयाराम साहनी। तो बेराट के अंदर उत्खनन कार्य किसने किया? दयाराम साहनी ने। कुछ समय बाद में क्या नाम था? रतन बनर्जी, नील रतन बनर्जी। क्या नाम था? नील रतन बनर्जी। नील रतन बनर्जी ने भी किया था। और उसके कुछ समय बाद में कैलाशनाथ दीक्षित ने भी किया था। तो यहाँ के जो उत्खनन करता थे वो 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग। एक का नाम है दयाराम साहनी और दूसरा था नील रतन बनर्जी, जबकि तीसरा था कैलाशनाथ। क्या नाम था? कैलाशनाथ दीक्षित। हाँ कैलाशनाथ दीक्षित। तो यहाँ के उत्खनन करता 3 लोग थे। अब यहाँ से क्या क्या मिला? ये तो उत्खनन करता हो गया। अब यहाँ से उत्खनन में मिला क्या? देखो यहाँ से बेराट से सभी युग की संस्कृतियों के बारे में जानकारी मिली। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि पत्थर युग था, प्रस्तर युग था, ताम्र युग था, कांस्य युग था, लोहा युगीन था। तो यहाँ से सभी युग की संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। बेराट से सभी युग की संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। यानी कि मौर्य काल की जानकारी मिलती है, मौर्य काल से पहले की भी जानकारी मिलती है, कुषाण काल के बारे में भी जानकारी मिलती है। बेराट से 3 डूंगरियां मिली है, 3 पहाड़ियां मिली है। कितनी पहाड़ियां मिली है? 3 पहाड़ियों पर यह सभ्यता स्थल मिला है। यहाँ पर सभ्यता के स्थल मिले हैं। देखो समझ लो कि ये 3 पहाड़ियां। ठीक है। इसका नाम है बिज्जक की पहाड़ी। क्या है? ये कौन सी पहाड़ी है? बिज्जक की पहाड़ी। ये दूसरी है भीम जी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? भीम जी की पहाड़ी। और यह है महादेव की पहाड़ी। क्या है? महादेव की पहाड़ी कहते हैं इसको। गणेश डूंगरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गणेश डूंगरी या फिर
महादेव डूंगरी भी कहते हैं इसको, महादेव। ठीक है, तो 3 पहाड़ियां हैं, एक बीजक की डूंगरी, दूसरी भीम जी की डूंगरी, और तीसरी है गणेश या फिर महादेव जी की डूंगरी। यहाँ तीनों डूंगरी, तीनों पहाड़ी, डूंगरी का मतलब क्या होता है, पहाड़, दाती। तो यहाँ से क्या तीनों से अलग, तीनों पहाड़ियों से अलग अलग सभ्यता के अवशेष मिले। देखो यहाँ से बीजक की पहाड़ी से क्या मिलता, बीजक की पहाड़ी से बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से किसके मिले हैं, बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले। यहाँ पर बौद्ध मंदिर मिला है, क्या मिला है, बौद्ध मंदिर मिला है, गोलाकार, ऐसे ले लो, गोलाकार, गोलाकार बौद्ध मंदिर मिला है। यहाँ से गोलाकार बौद्ध मंदिर यानी कि स्तूप मिला, क्या मिला है, स्तूप। गोलाकार मंदिर को क्या बोलते हैं, स्तूप। और सम्राट अशोक यहाँ खुद बेराट आए थे। सम्राट मौर्य वंश का जो राजा था ना, सम्राट अशोक, अशोक यहाँ खुद आया था, चंद्रगुप्त का पोता सम्राट अशोक यहाँ खुद आया था। और यहाँ पर उन्होंने एक शिलालेख लिखवाया था जिसका नाम है बाबरू शिलालेख। क्या नाम लिखाया, कौन सा लेख लिखवाया था उसने, बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसकी भाषा कौन सी थी, इसकी भाषा तो थी पाली, ये शिलालेख पाली भाषा में लिखा गया। और इसकी लिपि है ना, वो लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी थी, ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि में ये लेख लिखा गया था। तो ये जानकारी तो मिलती है हमारे को इस बीजक की पहाड़ी से। भीम जी की डूंगरी, यानी कि ये महाकाल, जो महाभारत कालीन था, पांडवों का भाई नहीं था, कौन, भीम। हाँ, तो इन्होंने यहाँ पर पांडवों के अवशेष मिलते हैं, पांडवों के अवशेष मिलते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि महाभारत कालीन अवशेष मिलता है। ठीक है, पांडवों के अवशेष मिलने, पांडवों ने अज्ञातवास यहीं पर बिताया था, बेराट के अंदर अज्ञातवास था ना उनका, वो अज्ञातवास का समय उन्होंने भीम जी की डूंगरी बेराट में ही बिताया था। बात करते हैं अपन गणेश डूंगरी से या महादेव डूंगरी से। यहाँ से गणेश डूंगरी में से महादेव, और में से आपको याद रखना मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। कौन से मिले हैं, मौर्य कालीन अवशेष मिले। हाँ, यानी कि मौर्य वंश से संबंधित यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनके साथ में और यहाँ से क्या क्या मिला है हमारे को, बेराट से हमारे को एक कपड़े में, एक कपड़ा है, एक कपड़े के अंदर कुछ मुद्राएं मिली है, बांधी हुई मुद्रा मिली है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कपड़ा का, कपड़े के अवशेष मिले हैं। किसका, कपड़ा का अवशेष। तो बेराट से हमारे को क्या मिला है, कपड़े के अवशेष मिले हैं। यानी कि ये लोग, अब कपड़ा, कपड़ा किससे, सूती का कपड़ा था, यानी कि यहाँ के लोग कपास की खेती करते थे, यहाँ के लोग कपास की खेती करते थे, क्योंकि ये सभी युगों से संबंधित है। तो यहाँ से कपास के, कपड़ा के अवशेष मिले थे। कपड़ा के अंदर कुल 36 मुद्राएं मिली थी। कितनी, 36 मुद्राएं, कपड़े में बंधी हुई 36 मुद्राएं मिली थी। उस 36 में से 5 तो, 8 तो थी पंचमार्क। क्या थी, पंचमार्क मुद्राएं। पंचमार्क मुद्रा को आहत मुद्राएं कहते हैं। क्या कहते हैं, आहत मुद्राएं। अब ये क्या होता है आहत मुद्राएं, देखो पंचमार्क यानी कि 5 कोने की थी ये। कितने कोने की थी ये, 5 कोने की, समझ लो। ये लो 2 3 4, कितना कोना हो गया, 6 कोना हो गया, नहीं 6 होकर, 6 नहीं 5 कोना बना हुआ। ये लो ऐसे ले लो, नहीं यार नहीं बना 5 कोना, तोड़ा दू, ये लो ना, ये बन गई। ये हाँ? मंदिर बनाओ, जैसे नहीं बनाए तो भी 4 की बनी, 5 कोने की दे ऐसे। चलो ठीक है, ऐसे पंच, ये लो इस तरह।
ऐसे 5 कोने की थी, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पंचमार्क मुद्राएं, और इन्हीं को ही 8 मुद्राएं कहते हैं। ये जो 5 कोने हैं, 1 2 3 4, ये 5 कोने, यहाँ पर 5 आकृतियां बनी हुई थी। क्या बनी थी, 5 आकृतियां बनी हुआ करती थी, इसीलिए इनको पंचमार्क कहते हैं। अब ये 5 आकृतियां किसकी हो सकती हैं, सूर्य की, चंद्रमा की, पहाड़ की, या किसी जानवर की ये आकृतियां हुआ करती थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पंचमहार्क कहा जाता है, यानी कि आहत मुद्राएं कहा जाता है। भारत की सबसे प्राचीन जो मुद्राएं हैं वो कौन सी हैं, पंचमहार्क मुद्राएं। यहाँ पर हमने बात करी थी कितनी मुद्राएं मिली है, कुल 36। 36 में से 8 तो है किसकी है, पंचमार्क, और 28 मुद्राएं मिली हैं जो कि यूनानी शासकों की है। किसकी है, यूनानी शासकों की कुल 28 मुद्राएं मिलती हैं। इस 28 में से भी 16 जो सिक्के हैं, 16 जो मुद्राएं हैं, वो यूनानी शासक मिनेंडर ठीक है। तो जो मिनेंडर शासक था उसकी 16 मुद्राएं मिलती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिनेंडर की 16 मुद्राएं कहां से मिली है, बेरार से मिली। कहां से मिली है, बेरार से मिली है। अब इनके अलावा भी बहुत सारी सभ्यता स्थल हैं, उनके बारे में अपन थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। देखिए, जैसे अन्य सभ्यता स्थल की बात करते हैं। अब पढ़ेंगे अपन अन्य सभ्यता स्थल। ये 6 तो इंपॉर्टेंट थे, और अन्य सभ्यता स्थलों की बात करते हैं। जैसे बागोर सभ्यता स्थल था। बागोर सभ्यता स्थल बागोर भीलवाड़ा जिले में था। कौन से जिले में था, भीलवाड़ा जिले में था, और ये कोठारी नदी के किनारे स्थित थी। कौन सी थी, कोठारी नदी के किनारे स्थित थी। ऐसे एक सभ्यता स्थल था, ये अपने घर से 25 किलोमीटर दूर, ओजियाना। हाँ, गब्बर डीजे ओजियाना। ये पहले भीलवाड़ा के अंदर था, लेकिन ये ओजियाना अभी वर्तमान में ब्यावर जिले में आ गया। तो कौन से जिले में आ गया ये अभी, ब्यावर जिले में। नदी कौन सी है, कौन सी नदी, अभी नदी अपन यहाँ कह सकते हैं खारी नदी कहेंगे। क्या कहेंगे, खारी नदी। हाँ, खारी नदी के किनारे ये ओजियाना सभ्यता थी। ऐसे एक सभ्यता थी रंगमेल। कौन सी है, रंगमेल। रंगमेल कौन से जिले में आती है, नहीं, रंगमेल हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़। ये कौन सी, गग्गर नदी के किनारे ही स्थित थी, गग्गर नदी। ठीक है। ऐसे ही एक आती है बड़ा पोल। बड़ा पोल, बड़ा पोल सभ्यता भी हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही स्थित है। ऐसे ही आती है एक नोह सभ्यता। एक आती है दर सभ्यता। नोह और दर सभ्यता भरतपुर जिले में आती है। किसमें आती है, भरतपुर जिले में आती है। और बिलुंड हो गया, उज्जाना हो गया। एक आती है पचमथा। क्या आती है, पचमथा। पचमथा सभ्यता अपने राजसमंद जिले में आती, राजसमंद जिले। ऐसे और भी आती है जोधपुरा। जोधपुरा भी एक सभ्यता स्थल है जो कि लोहा युगीन सभ्यता स्थल है। जोधपुरा कहां पर आता है, क्या इन चलो ठीक, कोई बात, चलने दो, है ना। जोधपुरा आता है जयपुर के अंदर।